वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज बहुत रिच, डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस हैं और कुछ कंट्रीज बहुत पुअर। क्या कारण है कि नॉर्थ अमेरिका फंडामेंटली साउथ अमेरिका से बहुत डिफरेंट है? क्या कारण है कि कुछ कंट्रीज में बहुत समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी है और कुछ में परमानेंट पॉवर्टी? क्या कारण है कि जर्मनी एंड जापान जैसी कंट्रीज कई बार पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी खुद को रीबिल्ड कर पाती हैं और रिच कंट्रीज की श्रेणी में गिनी जाती हैं? क्या इसके पीछे रीजन है क्लाइमेट या कल्चर या पॉलिसी मेकर्स के डिसीजंस? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, क्यों कुछ कंट्रीज बहुत रिच हैं और कुछ कंट्रीज बहुत पुअर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ मेन फैक्टर्स एंड रीजंस जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी के लिए जिम्मेदार हैं, और साथ में जानेंगे कि रिच कंट्रीज रिच होने के लिए क्या स्टेप्स लेती हैं। दुनिया में टोटल 196 कंट्रीज हैं एंड अराउंड 25 कंट्रीज रिच कंट्रीज में गिनी जाती हैं, और इन कंट्रीज में एवरेज इनकम पर ईयर $1 लाख से भी ज्यादा है। और कुछ कंट्रीज लाइक इन अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर कैपिटा इनकम $1000 पर ईयर से भी कम, या कहे तो $3 पर डे। वैसे तो वर्ल्ड में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमेशा से रही है, पर 1700 के अराउंड जब यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया एंड दूसरी कंट्रीज पर कब्जा किया, तब भी वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज की एवरेज पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री लाइक अफ्रीकन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम से 2.5 गुना ज्यादा ही थी। पर 300 इयर्स के बाद यानी कि 2000 में ये डिफरेंस 12.9 गुना तक बढ़ गया। आज के टाइम में हर कंट्री ग्रोथ के रास्ते पर है, पर पुअर कंट्रीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो है। जैसे जिम्बाब्वे अगर अपनी करंट ग्रोथ कंडीशन पे ही डेवलप करता है तो वो 27-22 में ही एक रिच कंट्री बन पाएगा। अगर एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो करती है तो इन कंट्रीज के सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1960 तक नॉर्थ कोरिया का आम आदमी साउथ कोरिया के नॉर्मल सिटीजन से ज्यादा अमीर था, पर इसके बाद साउथ कोरिया की इकोनॉमी ने बहुत ग्रो किया। आज साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से 24 गुना ज्यादा अमीर है। की फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी: हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक सिस्टम एंड बेटर पॉलिसीज, सिक्योरिटी, एजुकेशन और एजुकेटेड मैन पावर, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, better transport, stable political system, governance and institutions, natural resources, international relations and global trade. इतिहास या हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक कॉलोनाइजेशन। देश का इतिहास, उसकी कॉलोनाइजेशन का प्रभाव उसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभावी होता है। जिस देश ने समृद्ध और सुखद इतिहास या प्राचीन संस्कृति का अनुभव किया है वो अमीर होता है, वहीं जिस देश पर दूसरे देशों ने शासन किया हो वो गरीब रह सकता है। कॉलोनाइजेशन ने देशों के संसाधन और आर्थिक आधार को कमजोर कर दिया था। बेटर पॉलिसीज लाइक ट्रेड एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज, कंट्रीज की पॉलिसीज के बेसिस पर ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF किसी भी कंट्री को पैसे देते हैं टू यूटिलाइज फॉर देयर ग्रोथ। पर जब ये इंस्टीट्यूशंस डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग देते हैं तो बॉरोविंग कंट्रीज को अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करना पड़ता है, स्टेट ऑन इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट करना पड़ता है। बेटर पॉलिसीज का एक एग्जांपल है प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स और एंटिटीज टू ऑन यूज एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी वेदर इट्स लैंड, बिल्डिंग्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जिस भी देश की पॉलिसीज प्रॉपर्टी राइट्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करती हैं एंड ऑनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं वो कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती हैं। वहीं इसके ऑपोजिट जिस देश का प्रॉपर्टी राइट सिस्टम वीक होता है और इनसिक्योर होता है वो कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को बैडली इफेक्ट करता है। सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस में। सिक्योर एनवायरनमेंट गारंटी करता है फॉर स्टेबिलिटी, एनकरेज इन्वेस्टमेंट, प्रोमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अट्रैक्ट्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिजनेस। वहीं इसके ऑपोजिट जो कंट्रीज हाई लेवल की इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी को फेस करती हैं वो हमेशा इकोनॉमिकली स्ट्रगल ही करती हैं। ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन, द लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल जिसमें एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ आती है एक क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। जब कोई देश ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करता है तो उसका रिजल्ट होता है स्किल्ड एंड प्रोटेक्टिव वर्कफोर्स, और ये वर्कफोर्स ही इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ का कारण बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड्स के लिए एक अच्छे
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है और ये एक और आधुनिक टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ऐसा मेजर फैक्टर है जो किसी भी कंट्री के रिच या पुअर होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ गुड गवर्नेंस भी होती है तो उस कंट्री के सभी इंस्टीट्यूशंस लाइक लॉ एनफोर्समेंट, प्रॉपर्टी राइट एनफोर्समेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा भी स्ट्रांग होती है। साथ ही करप्शन कम होने के कारण एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो देश को इकोनॉमिकल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाता है और देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, साथ ही प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज। जिस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, एनर्जी रिजर्व्स, फर्टाइल लैंड और वाटर सोर्सेज होते हैं, वो ये नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन की नींव रख सकते हैं। एग्जाम्पल अरब कंट्रीज एंड रशिया ड्यू टू क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज का इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन एक क्रूशियल स्टेप है टू एंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल ट्रेड। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स एंड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जो कंट्रीज ओपन ट्रेड पॉलिसीज, गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज एंड ट्रेड पार्टनर्स को फॉलो करती हैं, उन कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है और ये ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी का कारण बनती है। वाई नेशंस फेल बुक में राइटर ने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को सबसे बड़ा फैक्टर बताया है जो डिसाइड करता है कि कंट्री बैंकरप्सी की साइकिल में फंसेगी या ग्रोथ के रास्ते पर चलेगी। बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने प्रोवाइड की हैं, पर एग्जैक्ट आंसर देने में कोई भी थ्योरी सफल नहीं हुई। ओवरऑल सब इकोनॉमिस्ट ने ये बात कॉमनली एक्सप्लेन की है कि किसी भी देश को सफल होने या उसके फेल होने के पीछे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा रोल होता है। कुछ थ्योरीज क्लाइमेट को मेन रीजन बताती हैं और उनके हिसाब से कोल्ड कंट्रीज हॉट कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा समृद्ध होती हैं और कुछ कंट्रीज कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हैं। कल्चर को इंपॉर्टेंस देने वाली थ्योरीज सोसाइटी, ट्रेडिशंस, पुअर वर्क एथिक्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स को ज्यादा जिम्मेदार बताती हैं, पर ये थ्योरीज सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों कंट्रीज सेम क्लाइमेट एंड कल्चर शेयर करती हैं। सिमिलरली ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, इंडिया एंड पाकिस्तान। वाई नेशंस फेल के राइटर ने जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से जिन देशों में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव होते हैं वो रिच होती हैं एंड जिन कंट्रीज में ये इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रैक्टिव होते हैं वो कंट्रीज पुअर होती हैं। वाई नेशन फेल्स। जब पॉलिटिकल पावर सोसाइटी के ज्यादातर हिस्से में बटी होती है तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का माहौल बनता है जिससे सिटीजन्स को अच्छी एजुकेशन पाने एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज्यादा लिबर्टी मिलती है। सो एक डेवलप्ड एंड वेल्थी नेशन बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर का सोसाइटी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है और ये करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट एंड इसके इंस्टीट्यूशंस पर होती है। गवर्नमेंट का इसके सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है एंड लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड चोरी या फ्रॉड्स को रोका जा सके जो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को बढ़ाती है एंड इसके सिटीजन्स को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। जब गवर्नमेंट या स्टेट्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करने में फेल होती हैं तब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रैक्टिव रहते हैं एंड फेलियर को जन्म देते हैं। कुछ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वाली कंट्रीज ग्रोथ कर सकती हैं पर ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं हो सकती। इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन एंड रोमन एम्पायर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एंड सेम प्रिडिक्शन चाइना के लिए भी की गई है। कंक्लूजन। किसी भी कंट्री की वेल्थ या पॉवर्टी के रीजन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं एंड इंटरडिपेंडेंट भी। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, गवर्नेंस एंड सोशल फैक्टर्स सभी ने पिक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हर कंट्री की यूनिक पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल कंडीशंस होती हैं। ये वीडियो इन सभी फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग पर रोशनी डालती है, साथ ही ग्लोबल वेल्थ डिस्पैरिटी पर भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो की एक्सप्लोरेशन इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।